नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। आचार संहिता लग चुकी है। सूबे में सियासी हलचल तेज है। यहां कांग्रेस, बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, बसपा और छोटे छोटे कई दल अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। बीजेपी के लिए उत्तराखंड चुनाव सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि यहां 2 दशक से हर 5 साल पर सत्ता बदलने की परंपरा चली आ रही है। ऐसे में कांग्रेस पूरी उम्मीद कर रही है कि वह सत्ता में वापस आए। वहीं बीजेपी सत्ता परिवर्तन के मिथक को तोड़ने में जुटी हुई है। उत्तराखंड में वैसे तो चुनावी मुद्दों का अंबार है, लेकिन उत्तराखंड चुनाव में पलायन रोकना, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना, युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराना और नए जिलों का गठन करना जैसे और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका सरोकार सीधा जनता से है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के 5 साल के कुशासन में जो बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और जल्द प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई अस्तित्व नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही है, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुसीबत बन सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी में तो अपने आप ही भगदड़ मची हुई है। उनके पास एक आईपीएस अधिकारी था, वो छोड़ के चले गए। एक आईएएस अधिकारी थे, वो छोड़ के चले गए। कल ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान जी, जिन्हें झांसे में आम आदमी पार्टी ने लिया था, वो भी आम आदमी पार्टी को छोड़ के अपने संगठन में वापस आ गए। तो आम आदमी पार्टी का धरातल पर कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी 2022 में पुनः भारी बहुमत के साथ वापसी कर रही है। रही टिकट की बात, बहुत जल्दी हमारा शीर्ष नेतृत्व टिकटों की घोषणा करने वाला है, प्रत्याशियों की घोषणा करने वाला है। और वैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता का मानना है कि हमारा प्रत्याशी तो कमल का निशान है और उसके लिए कमल के निशान को लेकर हम लगातार अपनी तैयारी मजबूत करते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का जो कुशासन है, कमरतोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार महिलाओं के साथ में बदसलूकियाँ हुई है, महिलाओं का अपमान हुआ है, ये सब कांग्रेस के मुद्दे होंगे। और कांग्रेस पार्टी जो है निश्चित तौर पर जो है जल्दी ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम को लेकर सहमति है। बाकी शीघ्र ही जो है सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। उत्तराखंड में जीत का दम भरने वाली भाजपा और कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी प्रत्याशियों की और जल्द बाकी प्रत्याशियों की सूची भी जारी करने की तैयारी में है। हम पर कटाक्ष करने वाली भाजपा और कांग्रेस पहले ये देख ले कि उनके पास चुनाव लड़ने वाले लोग हैं भी कि नहीं। हमारे पास तो 70 सीटों पे कई सैकड़ों लोगों ने दावेदारी करी और हमने समय रहते अपने लोगों को फाइनल भी कर लिया। लेकिन भाजपा और कांग्रेस है कि गुत्ता करने में लगे हैं। कहते हैं वही सूचना कपास लट्ठम लट्ठा। चलिए, इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देता है। बसंत कुमार जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आरपी रतूड़ी जी, शुरुआत हम आपके साथ ही कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड चुनावों को लेकर अब तो तिथियों का भी ऐलान हो चुका है, तमाम दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। सबसे पहले चर्चा की जो शुरुआत होगी वो इस बात से होगी कि अब रैलियां नहीं हो पाएंगी, जनसभाएं नहीं हो पाएंगी, सब कुछ वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। तो इस डिजिटल प्रचार को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस कितनी तैयार है? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है और हम अपने बूथ स्तर पर हम पिछले 1 वर्ष से पूरी ताकत के साथ, पूरे संघर्ष के साथ, अपने वर्करों के साथ मिलकर के कि काम कर रहे हैं। और हम चाहे डिजिटल हो, चाहे वो किसी तरह की व्यवस्था हो, हमारा वर्कर, हमारा नेता सब तैयार है। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से माननीय हरीश राव तो प्रीतम सिंह और गणेश गोदयाल जी लगभग 70 विधानसभाओं में उन्होंने हर जगह अपनी बैठकें कर चुके हैं। और अभी हमारा जो
वर्चुअल मीटिंग हो रही है वो लगातार चल रही है। जी बसंत कुमार जी, डिजिटल प्रचार को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है? बसंत जी आवाज मिल रही है आपको? सर बसंत कुमार जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बताइए। सर मेरा सवाल यह है कि डिजिटल प्रचार को लेकर आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में क्या कुछ तैयारियां हैं? जी हम लोग तो डिजिटल से ही चलते हैं जी। और हमारा सिद्धांत है कि इस परिस्थिति में डिजिटल पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि हम लोगों की पूरी तैयारियां पहले से भी थी, क्योंकि कोविड की शंका को देखते हुए, उस समस्या को देखते हुए, लोगों की जान माल को की परवाह करते हुए हम लोग तो पहले से मांग कर रहे थे कि सरकार पहले भी जो सभाएं हुई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री 5 बार उत्तराखंड आने का जो काम किया है, मैं समझता हूँ ऐसे भी जो कदम है वो नहीं उठाए जाने चाहिए थे, क्योंकि उत्तराखंड की जनता के भविष्य के बारे में, उसके जीवन के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। और आज तेजी से कोरोना फैल रहा है तो ये स्वाभाविक बात है। और हम पूरे तरीके से आपको बता देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरे आश्वस्त है डिजिटल प्रचार के लिए और पूरे तरीके से कैंपेनिंग कर सकती है और वर्चुअल मीटिंगों के माध्यम से हम जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने में पूर्ण रूप से सर सक्षम देखिए, हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों का ये मानना है कि अभी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या ये समझा जाए कि आपकी पार्टी को फिलहाल कमतर आंका जा रहा है उत्तराखंड में? देखिए उनका काम है, जब आदमी को ताकत का गुरूर होता है, घमंड होता है, तो वो सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छा भी है, अच्छा भी है इनकी ये गलत फहमी बनी रहे, इनका ये घमंड बरकरार रहे और इसी से इनको जो है, इनको सशक्त मिलेगी, ये मैं समझता हूँ। दुश्मन को कमजोर मत समझना कहते हैं, ये दुश्मन को कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं, तो हम इनको क्या बता सकते हैं। सुरेश जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस डिबेट में। सर मेरा पहला सवाल तो यही है, मैंने दोनों मेहमानों से भी यही सवाल लिया कि उत्तराखंड में डिजिटल प्रचार को लेकर किस तरीके से अब पार्टियां तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तैयार है, और सबसे बड़ी बात यह कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कब तक कर दी जाएगी, सूची जो है उसका इंतजार किया जा रहा है। सुरेश जी। पूरी आपकी पहले की बहस तो नहीं सुनी जी। बसंत जी को मैं सुन रहा था, वो कहते कि दुश्मन को कमजोर ना समझे। देखिए हम लोग राजनीति में एक आइडियोलॉजी के तहत काम कर रहे हैं बसंत भाई, कोई दुश्मन नहीं है। आप हमारे मित्र हैं, कांग्रेस के लोग भी हमारे मित्र हैं, सब मित्र हैं। देखिए एक अलग अलग आइडियोलॉजी है, ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि जब चुनाव में लोग जाते हैं तो अपनी अपनी बातें लेके जाते हैं। यहाँ दुश्मनी किसी से नहीं है, सबसे दोस्ती है, सबसे मित्रता है, सबसे गले मिलते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं। लेकिन कोरोना ने थोड़ा गला मिलना और हाथ मिलाना बंद कर रखा है, इससे दूर से नमस्कार प्रणाम होती है। देखिए जहां तक आपने डिजिटल की बात की, मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा आपको बतलाऊं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। हमारे संगठनात्मक दृष्टि से जो 14 जिले हैं, 14 के 14 जिलों में हमारे सोशल मीडिया की टीम करके, हमने सोशल मीडिया प्रभारी करके हम लोगों ने बनाए हैं। और हमारी जो योजना थी वो ये थी कि प्रत्येक 11,500 बूथ तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने, जो हमारे करीब करीब व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं। और जो हमारे 252 मंडल हैं, 252 मंडल हैं, और उसमें भी हमने एक्सटेंशन करके उसको 293 किया है। तो 293 मंडल तक भारतीय जनता पार्टी का अपना सोशल मीडिया का नेटवर्क बहुत मजबूत है। जिले स्तर तक हमारे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जिले पे हमारी डे टू डे की मॉनिटरिंग अभी नहीं, बहुत लंबे समय से हो रही है। उसी तरह से प्रदेश में हमारा अपना सोशल मीडिया का एक अलग ही डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट विगत जुलाई माह से यहाँ पर काम कर रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो डिजिटल वाला विषय है, क्योंकि कोरोना काल के कारण देश के दुनिया के हर इंसान ने डिजिटल जाना, डिजिटल काम करना वो सीख लिया है। अब आप लोग ही जैसे देख रहे हैं कि अभी आप, मैं घर पर बैठ करके आपके चैनल पर बहस कर रहा हूँ, अगर ये डिजिटल नहीं होता तो हो सकता है कि मुझे आपके स्टूडियो में आना पड़ता, लेकिन कोरोना के समय स्टूडियो में आ नहीं सकता था तो बहस होती नहीं। तो इसी तरह से घर पे बच्चे काम कर रहे हैं आजकल। अगर बेंगलोर में वो जॉब करता है, मुंबई में जॉब करता है, तो कोई उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, चमोली में बैठ करके काम कर रहा है। यानी जो डिजिटल लाइन है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो बीजेपी इसका पहले से ही इस काम को कर रही है। और हमारी एक विंग ही अलग है, डिजिटल की विंग अलग है, सोशल मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं वो विंग अलग है। वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के हमने बूथ स्तर तक उसका नेटवर्क बहुत लंबे समय से बनाया है।
तो उस पर हम लोग काम कर रहे ये हैं। बात और कही जा रही है सुरेश जी कि देखिए ये जो डिजिटल प्रचार की बात कही है चुनाव आयोग ने, इसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, क्योंकि आईटी सेल आपका सबसे ज्यादा मजबूत है अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में। ऐसा नहीं है। देखिए आईटी सेल पे और पार्टियां भी काम कर रही है, आम आदमी पार्टी भी आईटी सेल पे काम करती है, कांग्रेस भी आईटी सेल में काम करती है, और जो अन्य दल है वो भी करते हैं। लेकिन इतना है कि देखो भारतीय जनता पार्टी का जो वर्किंग काम करने की जो स्टाइल है वो और लोगों से भिन्न है, क्योंकि हम 24/7 काम करते हैं। हम सिर्फ चुनाव के समय पे नहीं काम करते हैं, हम 5 वर्ष काम करते हैं, 24 घंटों काम करते हैं। हमारा संगठन और हमारा सिस्टम हर समय एक्टिव मोड में रहता है। तो इसलिए जो चुनाव अभी आया है, ऐसा नहीं कि अचानक हम चुनाव के लिए आईटी सेल हमारा मजबूत हो गया या पहले नहीं था। हमारा आईटी सेल वैसे भी हर समय मजबूत रहता है। ट्विटर में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई छोटी बड़ी जो भी चीजें होती हैं तो ट्विटर में सबसे पहले आपको कहीं पर भी जो है कि आपको बीजेपी दिखेगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोगों का नेटवर्किंग, जो अपनी पार्टी का नेटवर्किंग है, आईटी का जो हमारा विभाग है, सोशल मीडिया जो लोग देखने वाले हैं, वो हर समय जो है कि हाथ में मोबाइल लेकर के चलते हैं। तो वो इसका एक कारण है। निश्चित तौर पर देखिए आज जिस तरह से कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, ये हम सब लोगों का प्रयास रहना चाहिए, आम आदमी पार्टी का भी, कांग्रेस का भी, अन्य दलों का भी, कि हम कैसे इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और उपयोग कर करके आगे बढ़ें और कोरोना से भी लोगों को बचाएं और अपना चुनाव प्रचार भी अच्छी तरह से हो। ठीक है, आरपी रतूड़ी जी एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। सर देखिए वैसे तो उत्तराखंड में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान एक बार फिर से आकर्षित करना जरूरी है। उसमें गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात हो, पलायन रोकने की बात हो, नए जिलों के गठन की बात हो, एक बार फिर से ये मुद्दे उठेंगे। 2017 में आपने नए जिलों के गठन के मुद्दे को गर्म कर दिया था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो वो ठंडे बस्ते में चला गया। आपके घोषणा पत्र में फिर से इसे शामिल किया जाएगा? निश्चित तौर पर बहुत सारे मुद्दे हैं। हम सबसे पहले जो आपने कहा गैरसैंण का, कांग्रेस ने अपने जो हरीश रावत जी का कार्यकाल रहा उसमें गैरसैंण की तरफ एक संकल्प बढ़ाने का काम किया और वहाँ विधान भवन, विधायक निवास, अधिकारी आवास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया। तो हमने एक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिसने प्रदेश बनाने की बात तो की, लेकिन 3 राज्यों का गठन किया था। एक दुर्भाग्य से उत्तराखंड राज्य को राजधानी विहीन दिया। यहाँ हमने उसमें एक, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलनकारियों का सपना था, उनके नारे थे कि जंगोरा मंडवा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। उसकी तरफ कांग्रेस ने एक कदम बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा तो कर दी, लेकिन एक भी सत्र ग्रीष्मकालीन का इन 5 सालों में गैरसैंण में करने का काम नहीं किया। एक बजट सत्र काम कोशिश की थी, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बीच में छोड़ के जो वित्त मंत्री भी थे वो बजट बीच में छोड़ आपकी पूरी बात सुनूंगी, बस बीच में आपको रोक रही हूँ। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं? कलम की ताकत और तलवार की ताकत दोनों का मिश्रण कहीं पाया जाता है, तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में पाया गया। उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। मैं आज के दिवस पर पुनः उनको नमन करते हुए सभी को प्रकाश पर्व की बहुत बधाई देता हूँ और उनके बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करते हुए हम सब उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और अपने धर्म की रक्षा के लिए जो उन्होंने किया, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किया, वो सदैव आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा हमेशा उनको याद करती रहेंगी। तो ये कुछ ग्राफिक्स भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर जो है तिथियां जारी हो चुकी हैं, किस चरण में किस तरह से चुनाव होंगे, ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी हम आप तक एक बार पहुंचा देते हैं। आपको हम बता दें कि नोटिफिकेशन जारी करने की जो तिथि है वो 21 जनवरी 2022 तय की गई है। इसके अलावा ये भी जानकारी कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान किया जाएगा। आपको बता दें कि एक ही चरण में उत्तराखंड में मतदान होने हैं। 10 मार्च को 5 राज्यों के वोटों की जो काउंटिंग है वो की जाएगी। उत्तराखंड में चुनावों को लेकर तिथि जारी हो चुकी है। नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि 21 जनवरी 2022 तय की गई है। नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 28 जनवरी 2022 है। इसके अलावा
नामांकन पत्रों की जांच की आखिरी तारीख 29 जनवरी 2022 है। वहीं नाम वापस लेने की जो तारीख है वो 31 जनवरी 2022 तय की गई है। तो ये तमाम जानकारी आप लगातार देखते रहिए। मतदान जो है वो 14 फरवरी 2022 को होगा। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। ये जानकारी बीच बीच में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आरपी रतूड़ी जी का रुख कर लेते हैं। सर, अब आप अपनी बात जारी रखिए। उसके बाद जो कुछ भी बदलाव हमने पिछले साल देखे हैं उत्तराखंड में, चाहे वो बीजेपी के अंदर हुए हों या फिर कांग्रेस के अंदर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आरपी रतूड़ी जी। देखिए, निश्चित तौर पर चर्चा होनी भी चाहिए। अब चुनाव का आगाज है, सभी पार्टियां चुनाव में जाएंगी और अपनी अपनी बात कहेंगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो 5 साल दिया था और उन्होंने डबल इंजन का सपना आदरणीय मोदी साहब ने आकर के परेड ग्राउंड में दिया था, लेकिन इन 5 सालों में वो डबल इंजन कहाँ, सिंगल इंजन भी चालू नहीं हो पाया। अब उसका कारण क्या था कि डबल इंजन 1 इंच भी आगे नहीं खिसका। जो इनके अपने संकल्प पत्र था 2017 में, उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे। एक था महिलाओं से किया गया वादा कि हम शराबबंदी को धीरे धीरे बंद करेंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ कि शराब को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया गया। और यही नहीं हुआ, जो हमारा कुंभ क्षेत्र ऋषिकेश और मुनि की रेती माना जाता है जी। उस मुनि की रेती के पास भी एक शराब की दुकान खोलने का काम किया गया। दूसरा एक वादा दिया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। आपने 5 साल उन युवाओं का खराब किया। आपने एक भी यूपीएससी का एग्जाम इन 5 सालों में नहीं किया। दूसरा, आपके पास जब मालूम था कि 22,000 पद आपके पास रिक्त हैं, तो आपने उनको भरने का काम क्यों नहीं किया? अब जब आपको मालूम है कि हम चुनाव में चले गए हैं, तो आज आप घोषणा कर रहे हैं कि हम आएगी सरकार तो 22,000 पद भरेंगे। अरे, आपको रोका किसने था? आपके पास तो सरकार थी। तो आपने युवाओं को भी ठगने का काम किया, महिलाओं को भी ठगने का काम किया। बाकी तो आप जानते हैं कि महंगाई का क्या हाल है। एक जो गैस का सिलेंडर पहाड़ में अगर आप देखेंगे कि जो 1,000 का मैदानी क्षेत्र में है, वो 1200 का पहाड़ में पड़ता है, ढुलान पड़ता है अलग से। तो 1200 का एक सिलेंडर जब एक परिवार, गरीब परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे है, वो कैसे उसका उपयोग कर पाएगा? तो सरकार कहीं ना कहीं जवाबदेही करेगी। आपके कोरोना काल का मैं कहूंगा कि हमारे 8 लाख प्रवासी भाई जो वापस इस आशय से आए थे कि शायद उत्तराखंड में हमको कुछ रोजगार मिल पाएगा, हम यहाँ कुछ कर पाएंगे, लेकिन उत्तराखंड की सरकार की हालत आप देखेंगे कि क्वारंटीन सेंटर भी कहीं गाय और बकरियों के साथ इन्होंने रखे। किसी ने फांसी लगाई तो किसी को सांप ने काट दिया। ये दुर्दशा रही। और जितना हमारा अनुपातिक है जनसंख्या का, उस अगर आप देखेंगे कि मौतों का क्या तांडव रहा, अस्पतालों में गैसों का क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले। सवाल ये है कि जवाबदेही इस सरकार की है। अब सरकार आरोप लगाए, बजाय आरोप लगाने के कि आप 5 साल आप पर भरोसा किया था, 57 विधायक आपको दिए थे, आप उन जवाबों को दें कि आपने उन जनता को जिसने आप पर इतना भरोसा किया था, आपका तो पलायन आयोग बनाया, वो खुद ही पलायन कर गया। तो उत्तराखंड के पलायन पर क्या रिपोर्ट होगी वो आप जान सकते हैं कि आयोग ही पलायन कर गया। हाँ। तो ये उत्तराखंड के साथ आपकी 5 साल में जाती हुई सरकार ने किया। तो उत्तराखंड की जनता जो महंगाई से त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त है, बेरोजगार युवा त्रस्त है, कर्मचारी त्रस्त है। आपने पूरा 5 साल लगा दिया, पुलिस का ग्रेड पे आप ठीक नहीं कर पाए, आप उनके परिवारों को विश्वास नहीं दे पाए। धरना प्रदर्शन आज भी चल रहा था, वो तो आचार संहिता के बाद लोग मजबूरी है
चलिए कि लोग उठ गए, लेकिन सरकार की जवाबदेही आज भी सुरेश जी बनती से है, जवाब ले लेते क्योंकि हैं सर। 5 साल का था। सुरेश जोशी जी, देखिए तमाम उन्होंने मुद्दे उठा दिए, शराबबंदी का मसला उन्होंने उठाया, महंगाई का मसला उन्होंने उठा दिया, पलायन का मसला उन्होंने उठा दिया, रोजगार का मसला उठा दिया, 22,000 पदों पर नियुक्ति का मसला उठा दिया। पल्लवी जी देखिए, आपने जितना समय उनको दिया उतना ही समय मुझे दीजिए, मैं एक एक बात का जवाब दे रहा हूँ। जी देखिए, पहली बात यह है, मैंने बड़े ध्यान से सुना। हाँ। आपने कहा कि राजधानी का मामला भारतीय जनता पार्टी ने उलझाया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई। कांग्रेस के मित्रों को पढ़ना चाहिए, जो राज्य विधेयक का जो बिल था उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जो राज्य की पहली निर्वाचित सरकार वहां की परिसंपत्तियों के मामले को और वहां के राज्य की राजधानी के मामले का निपटारा करेगी। ये कागज पढ़ लेना चाहिए अच्छी तरह। तो आखिर पहली सरकार एनडी तिवारी जी के नेतृत्व में इनकी आई और देश के अंदर भी इनकी सरकार थी। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, एनडी तिवारी जी आपके मुख्यमंत्री थे, और यूपी में जो सरकार चल रही थी आपके सहयोग से चल रही। तो आप बताइए, आपने क्यों परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं किया? क्यों आपने राजधानी के मामले को नहीं सुलझाया? और उसके बाद फिर दूसरी सरकार आपकी आ गई, तब भी आप दिल्ली में थे, तब भी आप प्रदेश में थे, तभी मामला क्यों? देखिए, दूसरी बात जी कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कही जा रही है कि प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार थी उसने कोई विकास नहीं किया। हमने राउत जी को निवेदन किया था कि 5 साल डबल इंजन की सरकार आपकी रही, 2004 से लेकर 7 तक, 2012 से लेकर 14 तक। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी और देहरादून में आकर जो 1 लाख करोड़ रुपया उत्तराखंड को दिया था उसका ब्यौरा दे दिया। हमने पहले भी कहा था कि राहुल जी देहरादून आए थे, ब्यौरा लेके क्यों नहीं आए यूपीए की सरकार के 10 वर्ष का? और अगर वो नहीं भी लेके आए तो क्या हरीश रावत जी आपको बुला करके, मुझे बुला करके, या 2-4 और प्रेस के मित्रों को बुला करके बताएंगे उस डबल इंजन ने क्या किया जो इनकी थी? हमने तो बताया डबल इंजन क्यों आवश्यक था और क्यों हमने डबल इंजन के नाम पर वोट मांगा। हमने इसलिए मांगा कि जो झूठ बोल करके सोनिया जी 9 नवंबर 2011 को बिना पैसे के, बिना टेंडरिंग के, बिना व्यवस्था के, बिना प्रपोजल पास किए एक रेल परियोजना का यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास करके गई 9 नवंबर 2011 को। लेकिन 2016 में, आप जिस बात को मैं कह रहा हूं आप इसको नोट करिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से भी, बड़ा आदरणीय प्रवक्ता महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ आरटीआई लगवाइए। आप जो कोर्ट में जाइए, 2016 में उस रेल लाइन का फाइनल सर्वे होता है और 2017 में टेंडरिंग होती है, उसके बाद काम शुरू होता है बजटीय प्रोविजन होकर के। अब ये हरीश रावत जी और इनकी पार्टी कहती साहब हम रेल लाए, हम रेल लाए। अब मैं दूसरी बड़ी परियोजना बताता हूँ, जिस 4 धाम प्रोजेक्ट में कोई चिट्ठी लिखी होगी हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार दिल्ली में थी 26 मई 2014 से पहले, क्या 26 मई 2014 से पहले 4 धाम प्रोजेक्ट की कोई स्वीकृति मनमोहन सिंह जी की सरकार ने की थी क्या? कोई धन आहरित किया था क्या? कोई टेंडरिंग की व्यवस्था हुई थी क्या? मैं पूछना चाहता हूं इनसे। आज जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 3 मेडिकल कॉलेज के लिए हमने पैसा दिया, क्या इन्होंने बनाए थे क्या? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे रहा हूं, बहुत बड़ी जानकारी है। इस पार्टी ने देश में एक एम्स बनाया, पहला 1956 में, और उसके बाद एम्स का एक्ट बना दिया कि दूसरा एम्स नहीं बन सकता है। लेकिन जब 1999 में हमने एम्स के एक्ट को बदला और 2099 से लेके हमने एम्स की शिलान्यास करना शुरू किया और एम्स बनाने शुरू किए, 2004 तक हम जो है कि शिलान्यास कर चुके थे 6 एम्स का, लेकिन 4 में आकर के इन्होंने फिर एम्स बनाने बंद कर दिए। 2012 में ये एम्स का संशोधन बिल लाते हैं और अपना दूसरा एम्स बनाते हैं। 2012 में घोषणा होती है, 13 में एम्स बन जाता है। वो कहाँ बनता है? वो सोनिया की कॉन्स्टेंसी रायबरेली में, पहला दिल्ली में, दूसरा रायबरेली में। उसके अलावा मैं बहुत आपके नेशनल चैनल पर बोल रहा हूं, उसके अलावा कोई भी एम्स अगर कांग्रेस ने किसी की आधारशिला रखी हो या बजटीय प्रोविजन किया हो तो मैं कहीं भी इनके साथ बहस के लिए तैयार हूं, चाहे हरीश रावत जी करें, चाहे राहुल जी करें, चाहे आदरणीय रतूड़ी जी करें। इसलिए ये झूठ बोलने की मशीन है, ये झूठ बोलते हैं। मैं इस बात को प्रामाणिकता से बोल रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि डबल इंजन ने क्या किया? अरे भाई, डबल इंजन ने ही तो किया है सब जो आज आपको दिख रहा है। अगर आपने सब कुछ कर लिया होता तो हमको 12 मीटर चौड़ी सड़क क्यों बनानी पड़ती? हमको रेल का प्रोजेक्ट क्यों बनाना पड़ता? आप जो है कि 108 जो गाड़ियां इस प्रदेश में चल रही थी उसमें टायर भी नहीं थे, 14 महीने से वेतन भी नहीं मिला था।
14 महीने का वेतन हमारी सरकार ने आने के बाद दिया, टायर हमने उसमें डलवाए, डीजल का पैसा इन लोगों ने देना था, वो पैसा हमने दिया। आज 307 गाड़ियों का बेड़ा उत्तराखंड में 108 के रूप में काम कर रहा है। 346 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का छोड़ के गए थे, 800 करोड़ रुपया डबल इंजन ने दिया, तब जाकर के 346 करोड़ का भुगतान किया। तो ये डबल इंजन जो ये बार बार कहते हैं कि डबल इंजन ने क्या किया, मैं बतला रहा हूं आपको डबल इंजन ने क्या किया। अब मैं आता हूं इनके महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे। आज ये मित्र हमारे कह रहे हैं कि साहब महंगाई जो है उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हो गई है। मैं इनसे बड़ी निवेदन पूर्वक पूछता हूं कि राजस्थान के अंदर महंगाई कहाँ है भैया? 107 रुपए लीटर पेट्रोल राजस्थान में बिक रहा है, यहाँ 94 बिक रहा है। महाराष्ट्र में 109 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, यहाँ 94 बिक रहा है। ये कहते हैं साहब वहां महंगाई वहां सस्ता है। क्या ये राजस्थान और महाराष्ट्र मॉडल लाना चाहते हैं क्या? ये बेरोजगारी की बात करते हैं। मैं इनको बतलाना चाहता हूं, आज ही का इंडेक्स आप बेरोजगारी का निकालिए, 20.7 20.7% की बेरोजगारी राजस्थान में है और 4.2% की बेरोजगारी उत्तराखंड में है। क्या बेरोजगारी का मॉडल राजस्थान का आएगा? क्या महंगाई का मॉडल महाराष्ट्र का आएगा? तो ये कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अब इन्होंने कहा कि साहब आपने रोजगार नहीं दिया। मैं इनको बताना चाहता हूँ, 2 दिन पहले ही एलटी की नियुक्तियां हुई हैं। बहुत लोगों ने आपके टीवी चैनल में भी दिखाया मिठाई खाते हुए कि साहब हमारी नियुक्तियां होगी, हमारी नियुक्ति होगी। 2 दिन पहले ही बंद दरोगा की नियुक्ति हुई है, 2 दिन पहले ही कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्ति हुई है और उससे पहले हमने प्रवक्ताओं की नियुक्ति की, हमने उससे पहले एलटी में अध्यापकों की नियुक्ति की, हमने प्राइमरी में अध्यापकों की नियुक्ति की, हमने बंदरोगाओं की नियुक्ति की, हमने समूह गांव के अंदर जो छोटे छोटे 100-150 लाख क्लरिकल स्टाफ था उसकी नियुक्ति की, हमने सचिवालय के अंदर समीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की। ये किसी नियुक्ति की बात कर रहे हैं? देखो इनका झूठ जो है वो बहुत अच्छी तरह उत्तराखंड की जनता जानती है। वो हरदा के झांसे में नहीं आने वाली है, न कांग्रेस के झांसे में आने वाली है। लोग अब वो कह रहे साहब मेरा कलंक मिटा दीजिए, मेरे ऊपर जो कलंक लगा। हमने पूछा उनसे, भाई साहब आप विनम्रता से बताइए कौन से कलंक की बात कर रहे हैं? आपके स्टिंग ऑपरेशन के कलंक की बात कर रहे हैं क्या? या जो आपके खाते में 50 लाख रुपया वो करप्शन का आ गया था एनएस घोटाले का, उसकी बात कर रहे हैं क्या? कौन सा कलंक है? आखिर बताइए तो सही, आखिर क्यों उत्तराखंड को कलंकित किया? आज उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। भाई जब आपने राज्य बनाते समय कहा हमारी लास्ट में राज्य बनेगा, 1994 में जब राज्य बन रहा था तो हरीश रावत जी ने हमारा आंदोलन तोड़ करके नरसिम्हा राव जी के पास चले गए। उन्होंने कहा साहब तो केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहिए, तब जो है केंद्र शासित इनको चाहिए था, तब ये लास्ट में राज्य बनाने की बात करते थे। ऐसे लोग आज कह रहे साहब हम तो उत्तराखंडी हैं, हमारी उत्तराखंडियत जिंदा रहनी चाहिए। देहरादून में बैठ करके प्लान की बात करते हैं। अरे भाई प्लान तो देखो है, हम भी मानते हैं कि प्लान है, प्लान समस्या है, प्लान पूरे देश के अंदर है, बिहार में भी प्लान है, मध्य प्रदेश में भी प्लान है, उत्तराखंड में भी प्लान है। क्या किसी नेता ने कभी ये सोचा मैं अपना झारखंड का घर छोड़ करके भिकियासेन में रहूं, मैं अपना पिथौरागढ़ यहाँ क्या कहते हैं देहरादून का घर छोड़ करके पौड़ी में रहूं? ये कभी किसी ने नहीं बोला। लेकिन टीवी के चैनल में आकर के लोग बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। उन्होंने कहा साहब के प्लान को रुकना चाहिए। इसलिए पल्लवी जी, ये उत्तराखंड की जनता इन सारे विषयों को कांग्रेस की कथनी करनी को देख रही है और जो डबल इंजन हमने मांगा था उस डबल इंजन का भरपूर लाभ हमने उत्तराखंड की जनता को दिया है। अभी भी हमारा जो मैनिफेस्टो है, अब हम जो नया मैनिफेस्टो दे रहे हैं, हमारी 70 की 70 विधानसभा में एलईडी गाड़ियां घूम रही हैं। वो गाड़ियां वहां पर को जो है कि जो सुझाव होंगे जनता के, उन सारे सुझावों को ला करके हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। चाहे वो काश्तकारों का विषय हो, चाहे वो किसानों का विषय हो, चाहे वो व्यापारियों का विषय हो, चाहे वो डॉक्टर से इंजीनियर का विषय हो, चाहे किसी और विशेषज्ञ का विषय हो, इन सारे विषयों को ला करके हम उसमें आगे बढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर हमने जो कहा वो हमने किया। हमने राज्य बनाने की बात की तो राज्य बनाया, हमने कहा कि डबल इंजन दे दो विकास करेंगे तो हमने विकास किया। हम आगे भी कह रहे हैं कि भाई उत्तराखंड को संवारने का काम, जो हमारी योजनाएं 3 तरह की योजनाएं प्रदेश में लागू थी, एक हमारी शॉर्ट टर्म योजना थी, एक लॉन्ग टर्म योजना थी और एक मिड टर्म योजना थी। देखो जो हमारी शॉर्ट टर्म योजनाएं थी वो सारी हमारी पूरी हो चुकी है। जो हमारी मिड टर्म योजनाएं थी वो भी लगभग हमारी पूरी हो गई है, 10% 15% कहीं पर रुकी होंगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म योजनाएं हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज बनने हैं, उसके लिए हमने धन आहरित किया है, आगे बनेंगे। हमारे बिजली के काफी बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट का तो प्रधानमंत्री जी 120 मेगावाट का भी उद्घाटन करके गए।
आगे भी प्रोजेक्ट जो बनने हैं उन सभी प्रोजेक्टों का, चाहे वो एनटीपीसी के प्रोजेक्ट हों, एनएचपीसी के प्रोजेक्ट हों या कोई प्राइवेट उसके प्रोजेक्ट हो, वो सारे प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ेंगे। जब ये प्रोजेक्ट बनेंगे और जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर को खड़ा किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने से रोजगार में भी वृद्धि होगी। देखिए भाई, अगर चार धाम का प्रोजेक्ट बन जाता है, रेल लाइन बन जाती है, तो टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ेगा, होम स्टे चलेगा, होटल चलेगा, टैक्सी चलेगी, मैक्सी चलेगी, और उससे जो है हमारा जो बेरोजगार साथी है वो बेरोजगार साथी को रोजगार मिलेगा। सर, दो सवाल हैं बीच में। एक तो पीआरडी जवानों का मसला पता नहीं सुलझा है नहीं सुलझा है, क्योंकि हमने तो जो आखिरी तस्वीर देखी थी वो यही देखी थी कि वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए थे कूच करने के लिए। पुलिस के साथ काफी नोकझोंक भी हुई। एक दिन पहले ही ऋषिकेश एम्स में 95 आउटसोर्स कर्मचारियों की जो है सेवाएं समाप्त कर दी। कितना ज्यादा उन्होंने बवाल जो है काटा है। तो इन चीजों को या इन तस्वीरों को कैसे नजरअंदाज किया जाए? जल्दी से आपका जवाब चाहूंगी, फिर बसंत कुमार जी का भी रुख करना है। सर देखिए पल्लवी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने भोजन माता, आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, इन सबके मानदेय में वृद्धि की। हाँ। साथ ही साथ जो उपनल से रखे हुए संविदा कर्मी हैं उनके भी उसमें वृद्धि की। हमने होमगार्ड्स हैं या पीआरडीए के जवान हैं, इनके भी उसमें वृद्धि हमने की। और साथ ही साथ जितने लोग भी रखे हुए थे उनको किसी को भी निकालने का काम इस सरकार ने नहीं किया, उसमें आगे से लोगों को और बढ़ाया। साथ ही साथ स्वरोजगार अपनाने के लिए इस सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम पे हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े। हम लोगों ने मुद्रा लोन के आधार पर पैसा बांटा। हम लोगों ने 3 लाख रुपए तक का ऋण विदाउट इंटरेस्ट के यहाँ पर को दिया। ऐसे करके बीरचंद गढ़वाली की जो हमारी स्कीम चलती थी उसका बजटीय प्रोविजन और हम लोगों ने बढ़ाया। भारत सरकार की जो उद्योग विभाग के थ्रू जो स्कीम आती थी उस पर हमको ज्यादा बजट मिलने लगा। तो कुल मिलाकर के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर लाखों भाई बहनों ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से अपना रोजगार शुरू किया। मैं एक बात आपको बहुत शॉर्ट में कह के अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए यहाँ पर है क्या कि बेरोजगारी और रोजगार का जो विषय है, अधिकांश हम लोगों की मेंटेलिटी ये बन गई है कि सरकारी क्षेत्र के रोजगार को ही हम रोजगार मानते हैं। अगर हमारे एम्प्लॉयमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, सेल्फ में मेरे पास एक गाड़ी है, एक ट्रक है, मैं उसको चला रहा हूँ, तो उसको मैं रोजगार न मान करके मैं एम्प्लॉयमेंट में अपना नाम दर्ज कराता हूँ। मुझे चाहिए कि भाई मुझे क्लर्कल की नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे पुलिस पे नौकरी मिलनी चाहिए या मुझे सेना में भर्ती होना चाहिए। इस तरह से सरकारी रोजगार को जो मनस्थिति है उसको रोजगार माना जाता है। ये दिक्कत है उत्तराखंड के अंदर। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इस सरकार ने एक नहीं अनेकों काम किए हैं। और आगे भी जो हमारी योजना है, अभी सोलर जो सिस्टम है उसमें जो है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लग रहे हैं, उसमें बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। डिजिटल इंडिया की, जैसे अभी हम शुरू में बात कर रहे थे कि चुनाव डिजिटल कराना है, तो डिजिटल इंडिया के बहुत प्रोजेक्ट हमारे पास हैं। हमने जो स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया था उसमें बहुत लोगों ने जो है कि नई नई विधाओं में नई नई चीजें सीखी हैं। तो उन चीजों को सीखने के बाद जो बच्चे स्किल्ड हुए हैं उनको भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि भाई आज के दिन ये सरकार ने जो है पूरी ईमानदारी के साथ सब क्षेत्रों में, चाहे महिला क्षेत्र हो, चाहे युवा क्षेत्र हो, चाहे कर्मचारी क्षेत्र हो, चाहे बेरोजगारी का क्षेत्र हो। अब आप देखिए कोरोना के काल में एक एक परिवार तक फ्री राशन देने का काम इस सरकार ने किया। अब ये कहते हैं कि सरकार ने क्या किया, मैं इनको बताना चाहता हूँ। अटल आयुष्मान जो हमारी योजना है वो सबके लिए है। उसमें रतूड़ी साहब भी कवर होते हैं, मैं भी कवर होता हूँ, बसंत जी भी कवर होते हैं, सभी लोग कवर होते हैं। उसी योजना के तहत अभी तक 4,07,000 लोग उस योजना का लाभ ले चुके हैं। 4,07,000 लोग अटल आयुष्मान योजना का लाभ ले चुके हैं। ये कहते साहब आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए हर क्षेत्र में जो भी क्षेत्र है, 200 करोड़ रुपया हमने अभी कोरोना के काल में जो हमारे छोटे व्यापारी थे। सुरेश जी, मैं एक बार बसंत जी का भी रुख कर लेती हूँ, उनको भी एक बार मौका दे दिया जाए। बसंत कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बताएं सर। देखिए, आपने अपना सीएम का चेहरा तो घोषित कर दिया कर्नल अजय कोठियाल को। सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है उत्तराखंड, तो आपको ऐसे में लग रहा है कि तमाम जो सैनिक परिवार हैं वो आपके पास चले आएंगे। बाकी योजनाओं का क्या, और किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ पाएंगे आप? मैं सुरेश जी को सुन रहा था बहुत समय से जी। तो वो बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों में, जब महंगाई की बात आई तो दूसरे राज्यों में भी तो महंगाई है। हम सबसे पहले अपनी सोच को चेंज करें। इसका मतलब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो इन्होंने सौंप रखी होगी, तो ये नहीं चाह रहे होंगे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। इन्होंने उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी ले रखी है
हम केवल महंगाई विषय पर जब बात करते हैं तो वे दूसरे की कमियां गिराने लगते हैं एक दूसरे की। सबसे बड़ा इनका जो ड्रॉबैक है ये है कि भाई ये एक दूसरे की कमियां गिनाकर अपनी कमियां छुपाना चाहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक बात और बोली कि जब उत्तराखंड प्रदेश में हम एलईडी वैन घुमा रहे हैं। अरे भाई मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब आपने अच्छे काम किए हैं, एक स्लोगन है किसी शायर ने बोला है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आपने जब किया है लोगों को तो तुम्हें बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है लोगों को कि हमने तुम्हारे लिए किया है। आप थोड़ा सा गलत सुन गए बसंत कुमार जी। वो जो एलईडी वैन इनकी घूम रही है वो सुझावों के लिए घूम रही है कि घोषणा पत्र में क्या कुछ शामिल किया जा सकता है। मुझे पता है ये झूठ बोल रहे हैं। मैं सही में एलईडी वैन का पूरा रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दूंगा। ये पूरे 5 साल में हमने ये किया वो किया, ये क्रियाकलाप उसमें रिकॉर्ड करके एक पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करके उससे चला रहे थे। आप खुद समझ सकते हैं सुझाव लेने के लिए एलईडी वैन की जरूरत पड़ती है क्या? ये तो सफेद झूठ है। सुझाव लेने के लिए एलईडी वैन की जरूरत नहीं पड़ती, सुझाव लेने के लिए कलम और कागज की जरूरत पड़ती है। घोषणा पड़ता है और उनसे सुझाव बता रहे हैं लोगों को। और दूसरी बात, इन्होंने रोजगार पर बात की, बोला भी रोजगार केवल जो है प्राइवेट रोजगार जो सेल्फ रोजगार कहते हैं, स्वरोजगार और रोजगार में फर्क नहीं पता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इनके प्रधानमंत्री पकौड़े करने को रोजगार बोल देते हैं। स्वरोजगार की बात किसी ने नहीं की इनसे। स्वरोजगार हम सेल्फ एस्टैब्लिश करते हैं और जहां रोजगार सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाना हो वो पब्लिक सेक्टर में या फिर अन्य उपक्रमों में रोजगार की बात हम लोग करते हैं। हम तो कह रहे हैं आप जितना प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, जो है पीपीपी मोड पर जो है यहाँ के सरकारी उपक्रमों को डाल रहे हैं, बेहतर होगा कि आप जो है खुद उसकी जिम्मेदारी लें। सरकार में इतनी ताकत नहीं, वो एक राज्य में बोल रही है, उसके पास सेटिंग करती है, उस सेटिंग करने के बाद सरकारी उपकरण में भेजती है और अपना कर रहे हैं। ये बड़ा भ्रष्टाचार है, इसको समझना पड़ेगा। ये जो है ना रोजगार और स्वरोजगार की परिभाषा सुरेश जी मैं आपको कभी भूल सकते बैठेगा। देखिए मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी फिर बसंत कुमार जी, क्योंकि आप दिल्ली मॉडल पेश कर रहे हैं तो अब मुझे पहले आप दिल्ली का थोड़ा आंकड़ा दे दीजिए कि दिल्ली में कितने रोजगार और कितने स्वरोजगार आपके द्वारा लगवा दिए गए और वहां पर स्थिति क्या है दिल्ली में। दिल्ली के आंकड़े साफ सुथरे तरीके से अगर ये आगे मांगना चाहे मांग ले। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमने 10 लाख रोजगार देने का काम पिछले 5 सालों में किया है। 10 लाख रोजगार देने का जी 10 लाख रोजगार देने का काम किया है। और दिल्ली के मैं आपको बताऊं, दिल्ली में हमारे पास एक ऑप्शन और खुल जाता है। दिल्ली में जो आप जो स्वरोजगार की बात कर रहे हैं ना, हाँ। दिल्ली में ऐसे इंडस्ट्री है जिनके अंदर भी हमने पोर्टल बना रखा है। उस पोर्टल में उनको हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे आप अप्लाई करें और हम उन प्राइवेट सेक्टर पर भी आपको रोजगार देने का काम करेंगे। इस तरीके से भी हमने दिल्ली में रोजगार प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी तो पंजीकरण करा रहे हैं आप, उत्तराखंड में भी तो पंजीकरण करा रहे हैं आप। अब तक कितना पंजीकरण हुआ यहाँ पर? 100%। उत्तराखंड में हम लोगों का, उत्तराखंड में जब हम रोजगार के लिए पंजीकरण करा रहे थे तो हमारा कम से कम 4 लाख पंजीकरण हम लोगों ने करवाए। चलिए सुरेश जोशी जी आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं रतूड़ी जी का रुख कर लेती हूँ। देखिए पहली बात तो मैं बताऊं कि मुझे हंसी आ रही थी। बसंत कुमार जी कह रहे थे कि भाई रोजगार सिर्फ सरकारी होता है, बाकी रोजगार नहीं होता है जी। मैं इतना निवेदन पूर्वक कह रहा था, इसका मतलब तो बसंत कुमार जी भी बेरोजगार हैं। इनको भी एम्प्लॉयमेंट में अपना नाम लिखा करके रोजगार मांगना चाहिए अपनी योग्यता के आधार पर। और केजरीवाल जी को भी रोजगार मांगना चाहिए, मनीष सिसोदिया को भी रोजगार मांगना चाहिए, कर्नल को भी रोजगार मांगना चाहिए। कि अगर इनकी परिभाषा अगर ये रोजगार की है तो इन सबको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाना चाहिए और उसके नीचे लिखना चाहिए कि हमें सरकारी रोजगार चाहिए, हम जो ये काम कर रहे हैं ये रोजगार नहीं है, इससे हमारी पूर्ति नहीं हो रही है, भरण पोषण नहीं हो रहा है। तो देखिए जो आम आदमी पार्टी तो गुमराह करने की बातें करती है। अगर उत्तराखंड में आप देखिए ये कह रहे हैं कि साहब हम रोजगार देंगे, दिल्ली में ये रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। उत्तराखंड में ये आके कह रहे हैं कि हम 5,000 रुपए भत्ता देंगे। अरे दिल्ली में दो ना 5,000 भत्ता। मैं तो कई बार इनसे कह चुका हूँ, ये बिजली के बिल की बात करते हैं, मैं इनसे कहता हूँ कि 2 लाख बच्चे जो है जो करोल बाग में पढ़ रहे हैं भाई उनका तो बिल माफ कर दो। मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो 13 रुपए 50 पैसे वो बच्चे बिल दे रहे हैं, केजरीवाल जी की नजर नहीं पड़ रही क्या वहाँ तो आपका जो राघव चड्ढा जो आपके बहुत जागरूक विधायक है, जरा बसंत जी एक बार उनको फोन तो कर दीजिए प्लीज मेरी तरफ से कि वहाँ के 2 लाख बच्चे 13 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से वो पेड कर रहे हैं, तो उनका तो कम करा दीजिए। देखिए उत्तराखंड में तो बाद में करोगे, मैं दिल्ली का ही काम देता रहा हूँ आपको। वहाँ सरकार है आपकी, यहाँ तो है नहीं आपकी। आम आदमी पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है और इस झूठ की आधारशिला पर बनी हुई पार्टी है।
क्योंकि अन्ना जी का आंदोलन था उस समय जो है कि करप्शन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और लोगों को पता नहीं था कि उस आंदोलन से निकला हुआ एक व्यक्ति सबसे बड़ा क्रैप्ट, सबसे बड़ा झूठा वो निकलेगा। तो लोगों ने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। अब आप चलिए। आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही देखना रहेगा कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी सियासी जमीन तलाश पाती है। आरपी रतूड़ी जी, पंजाब के बाद हरीश रावत ने उत्तराखंड में भी पंजाब जैसा प्रयोग किया, अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। अब इस फॉर्मूले का फायदा आपको क्या होगा? और उससे भी बड़ी बात यह, कांग्रेस पार्टी हमेशा से 3 मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बदले हैं उसको लेकर चर्चा करती है, लेकिन आपके यहाँ भी तो 3 चेहरे हैं सर, हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह। किस तरीके से नैया पार लगेगी? चेहरे तो 70 होते हैं, 70 विधायक लड़ेंगे। चेहरे तो वो हमारे विधायक में तय करेंगे कौन चेहरा। ये हमारे बड़े नेता हैं जी। चेहरा के, भाजपा के जो विधायक लड़ेंगे वो चेहरा नहीं। कभी इससे पहले धामी साहब चेहरा थे क्या? सवाल ये हमारी चुनाव अपनी व्यवस्था, हमारी संगठनात्मक व्यवस्था है कि हम पंजाब का प्रयोग करते हैं, उत्तराखंड का सवाल वो नहीं है। हरीश रावत हमारे नेता है, प्रीतम सिंह जी हमारे नेता है, गणेश गोदियाल हमारे अध्यक्ष हैं। ये निश्चित तौर पर एक संयुक्त रूप से परिवार है और संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। पर मैं जो अभी माननीय जोशी साहब बहुत समझदार हैं, जो समझदारी से 3 बड़े झूठ कहे, मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। पहला झूठ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राजधानी के लिए, अरे सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन में तय था कि जो पहले निर्वाचित होगी, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये प्रयोग क्यों नहीं किया आपने कि उसमें तो आपने राजधानी सहित दिया। दूसरा झूठ जो आपने कहा कि कोई डीपीआर दिखा दे, क्योंकि स्वयं गोचर में एंटोनी साहब जिन्होंने कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल का उद्घाटन किया था, ये तो सरकार जब बनती है 710 करोड़ रुपया उसमें उन्होंने प्राविधान किया था उसी दिन। उसके बाद निश्चित तौर पर सरकार बदल जाती है, उसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या पिछली सरकार को जो कुछ काम कर रहे हैं उसे आप गिनेंगे नहीं? ये कोई सरकार है? ये जिसे आप आज ऑल वेदर रोड कहते हैं, अरे ये 4 धाम संपर्क मार्ग के नाम से यूपीए सरकार में हो चुका था। इसे सरकार ने आगे बढ़ाया तो आप झुठला नहीं सकते। दूसरा आपने कहा अरे आईआईएम किसने बनाए, आईआईटी किसने बनाए? हमारे इंडस्ट्री और उत्तराखंड में ये टीडी डैम किसने बनाया, मनेरी वैली किसने बनाया, छिबरो डैम किसने बनाया? अरे इनको इतनी जल्दी अगर आप भूलने की आदत डालेंगे तो आपको भी भूल जाएंगे लोग कि जो आप कुछ करेंगे आने वाली पीढ़ी आपको भी याद नहीं करेगी। जो कोई करता है निश्चित तौर पर उसे आगे बढ़ाने का काम ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार आएगी, आप अपने 5 साल के बजाय आरोप लगाने के जो कार्यक्रम आपने किए होते हैं तो उसको गिनाया होता तो वाकई मुझे भी लगता, अरे भाई आप जाते हुए कह रहे हैं कि 22,000 को रोजगार देंगे, 5 साल आपके पास काम था, वो नियुक्तियां गिना तो रहे थे सर सुरेश जी ने कुछ आंकड़े भी रखे आपके सामने कि कौन से विभाग में कितनी नियुक्तियां की गई हैं। सुरेश जोशी जी आंकड़े बता तो रहे थे कि अभी हाल फिलहाल में कहां नियुक्तियां हुई हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ रेल और वो ये जाते हुए मालूम है इनको कि ये अभी ये लोक लुभाव ने जुमाव, ये जो जुमले स्पेशलिस्ट पार्टी है ना, तो जुमले बहुत प्यार से जनता के बीच में डाल देते हैं लेकिन उन पर होता कुछ नहीं। अभी आप देखना ये रोजगार जो डॉक्टरों का था ये हमारे कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में ये गिनाए तो इन्होंने तो जो शिक्षा मित्र को हमारी सरकार परमानेंट करना चाहती थी, ये सुप्रीम कोर्ट गए ताकि वो परमानेंट न हो पाए, वो बेचारे उसी तरह लटके रहे। ये सरकार पहली बार गई है जो कर्मचारियों के विरुद्ध में है, सुप्रीम कोर्ट खुद गई। तो बस 1 मिनट का समय दे दीजिए। बजाय उसे परमानेंट करने के
आपने शिक्षा मित्रों को वही टांग दिया, मानदेय बढ़ा दिया। हमने कहा था हम परमानेंट करेंगे, तो आपने परमानेंट क्यों नहीं किया? चलिए, अब हाईकोर्ट कर दीजिएगा नैनीताल ने उनके पक्ष में जवाब दिया था, कर देंगे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। चलिए बताइए, सुरेश जोशी जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं आपको सर। देखिए, मैं पहली बार कागज दिखा रहा हूँ जो रेलवे विभाग का है, जिसमें जिस दिन सोनिया जी ने उद्घाटन किया उस दिन इन्होंने ठीक कहा कि एंटोनी साहब भी थे, ये भी होंगे, हरीश रावत जी भी होंगे, सारे लोग होंगे। इन्होंने 40 करोड़ का प्रोविजन किया, उपस्थित था, 40 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया, लेकिन पैसा वो जब तक इनकी सरकार 10 रही करोड़ आया रुपया नहीं। उसमें योजना में रखा गया था। ये कागज है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ साहब, ये कागज बोल रहा है। आप निकलवा लीजिए कागज जैसे मैंने निकाला है, तो ये तो आप भी निकाल सकते हैं। अगर मेरी झूठ होगी तो आप तो कह रहे हैं कि हमने कराई नहीं, आप तो रतूड़ी साहब मेरे ऊपर मुकदमा उद्घाटन भी दर्ज नहीं कर मान दीजिए। रहे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दीजिए। 9 नवंबर 2011 को आपकी सरकार ने 40 करोड़ रुपए का मात्र प्रोविजन रख करके 42,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजना का भूमि पूजन किया, जिसकी कोई डीपीआर नहीं थी, जिसका कोई फाइनल सर्वे नहीं था, जिसका कोई एलिमेंट प्रस्तुत नहीं था, जिस प्रोजेक्ट की कोई टेंडरिंग की व्यवस्था नहीं थी। वो चलो 11 नवंबर को तो छोड़ दो, आप 11 नवंबर से लेके आपकी सरकार 25 मई 2014 तक चली। उस सरकार में फिर कुछ कर लेते 3-4 साल में। जब रायबरेली का एम्स 2012 में शिलान्यास होता है, 2013 में उसका उद्घाटन हो जाता है, तो आखिर मेरे रेल प्रोजेक्ट का जो उत्तराखंड का था उसका भूमि पूजन अगर 9 नवंबर को होता है, तो उसके भूमि पूजन के बाद आखिर वो 2014 तक क्यों उसमें स्टार्टिंग नहीं होता वर्क? ये क्या जवाब देंगे ये मुझे? अब इन्होंने कहा कि साहब ये कोई संपर्क मार्ग था। ये 4 धाम प्रोजेक्ट है भाई साहब, 4 धाम प्रोजेक्ट, जिसको नितिन गडकरी जी ने अपने के नाम से महाराज ऑल वेदर रोड के ड्रीम आप अगर ऑल वेदर रोड का जिसे आप कहते हैं, 12,000 अगर आप ऑल वेदर रोड का कोई भी नहीं बनाया मुझे संपर्क कागज मार्ग, दिखा दे तो मैं आपके सामने देखो हमने कोई बहस संपर्क करने मार्ग के लिए नहीं तैयार बनाया, हूं। ये हमने नहीं, 4 सर, धाम अब डांस प्रोजेक्ट वांस करने की बनवाया। क्या जरूरत है? वो कुछ पूछ रहे हैं ऑल वेदर रोड के लिए। एक तो बार ऑल सुन लीजिए वेदर सुरेश रोड जी का ऑल सवाल। वेदर रोड कहते हैं, सुनो मैं, जरा ये तो कई संपर्क प्रोजेक्ट मार्ग में कह रहे हैं। बताएं। ये तो संपर्क मार्ग कह रहे हैं। अरे संपर्क मार्ग का मतलब तो ये होता है, सुरेश जोशी जी के घर से आदरणीय भाई साहब के घर तक कोई रोड बीच की टूटी है, उसको संपर्क मार्ग कहते हैं। 900 अभी किलोमीटर का 28 तारीख संपर्क है मार्ग लास्ट भाई डेट, साहब कोई नहीं ज्यादा बनता है। उतावलापन ये करने की 12 जरूरत मीटर नहीं चौड़ा, है। इसमें बहुत साफ लिखा हुआ है, 28 है लास्ट डेट। प्रिंट नहीं करा रखा है। अगर मैं गलत बोल अरे रहा हूँ आपके 28 लास्ट सामने, डेट है, तो उतावला आप नहीं मेरे मत बनो खिलाफ आप। कांग्रेस पार्टी की ओर से कल मुकदमा दर्ज करिए, मैं तो आपको इजाजत दे रहा हूँ। देखिए ये झूठ बोल के नहीं उतावले चलेगा ना, मत तब बनो, तक झूठ चिंता बोलते न रहोगे। करो, देखिए, जाएंगे झूठ सिंबल बोल बांटने करके के बाद नहीं ही चला जाएंगे पाओगे। जनता अब मैं के आपको बीच में। बताता हूँ, इन्होंने उससे कहा पहले साहब आप बागेश्वर रेल लाइन घोषित का हम करके सर्वे कर रहे हैं, आज तक हमारा एक पैसा दिया कार्यक्रम नहीं। चल रहा है। अब पहली बार फेज 1 का 28 करोड़ रुपया इस सरकार ने टनकपुर कोई बागेश्वर कलाई का नहीं, फेज कोई कर दिया कलाई है। नहीं। अभी आप अरे किसी को जिनके भेज यहाँ दीजिए कोई है टनकपुर नहीं है, में, जिनके तो पास वहां कुछ पर है ही उसकी नहीं टीम है, बैठ करके बागेश्वर जिनसे टनकपुर दौड़ रेल भाग लाइन हो का रही काम है। शुरू कर रही है। वो रविंद्र कहने जुगरान का भाग मतलब गया ये है कि बेचारा। जब आपने कुछ किया ही नहीं, तो आपको गोवर्धन जो है कि साहब क्यों भाग जनता गए। लाइक करेगी? आज लोगों को दिख रहा है, 12 क्यों मीटर गए? की क्यों चमचमाती आए हुई थे सड़क आपके दिख रही पास? है। चलिए आप चलिए, लोगों एक को एक करके दिखाई बात नहीं कर दिया, लेते हैं, इसलिए चले गए। एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं सर, क्योंकि आपने समय पहले भी तो बहुत बोला था, कम है बात अब करिए। हमारे पास। बसंत कुमार जी, हम बहस के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। वहाँ तो आपका एक सूद फाइनल कपास कमेंट में मैं जरूर लठम लेना लठा चाहूंगी। है। रतुड़ी से मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार बसंत कुमार जी का आखिरी कमेंट ले लेते हैं। बसंत कुमार जी। जी, मैं तो दोनों राजनीतिक दलों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा बहस इस बात पे हो रही थी कि मैं समझता हूँ कि हमें तो अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन मैं न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन बड़े लोगों के साथ आपने हमको भी अपनी बात रखने का मौका दिया है, क्योंकि इन्होंने कभी हमको अपने लेवल का आता ही नहीं। हमेशा यही बोलते हैं कि भाई ये तो नए सवेले हैं और इनका कोई प्रधान भी नहीं है उत्तराखंड में, तो कैसे ये राजनीति करेंगे। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने ये ठान लिया है कि उत्तराखंड राज्य में अब तीसरा विकल्प आते रहेगा। मैं केवल सुरेश जी से कहना चाहता हूँ, एक सवाल मेरा ये है कि आपके जो प्रत्याशी के लिस्ट कब जारी होगी, इस बात का खुलासा कर दीजिए। और दूसरा ये बता दीजिए कि आपने जब अच्छे काम किए हैं 5 साल तक,
5 साल तक आपने रोजगार दिया, अस्पतालों की स्थिति ठीक की, कोरोना के टाइम पर भी आपने मोदी जी की फोटो घुमा घुमा कर सब कुछ कहा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो फिर अब उत्तराखंड प्रदेश की जनता के बीच में जाकर आपको फिर से अपनी बात समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं तो समझता हूँ कि आप तो बिना प्रचार प्रसार के चुनाव जीत जाएंगे। आपने तो 5 साल तक काम किया है। और आप ये बता दीजिए कि 3 दिन की आपकी सरकार बची रहती है तो तब आप ताबड़तोड़ जो है घोषणाएं भी करते हैं, जियो भी आपके जारी हो जाते हैं, और इधर यहाँ तक कि आप 1 दिन के लिए मंत्री पद भी वितरण करने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे आपके वहां पर स्वार्थ सिद्ध किए जाते हैं। तो इस बात को उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है। आप सफाई जनता में जाकर बस। चलिए आरपी रतूड़ी जी, आपका आखिरी कमेंट, उसके बाद सुरेश जी मैं आपके पास आऊंगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस चुनाव में जाने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र शासन के 7 साल के कुप्रबंधन और उत्तराखंड सरकार के 5 साल के कुप्रबंधन के विरुद्ध निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। केवल अधिकारी और भाजपा के लोग मस्त हैं। आज लोगों का मन, जब लोगों के घरों में गैस सिलेंडर और खाद्य तेल 200 से ऊपर और 1000 से ऊपर सिलेंडर जा रहा, लोगों ने मन बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चंद व्यापारियों की पार्टी है, चंद पूंजीपतियों की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है, आम आदमियों की पार्टी नहीं है। आम आदमियों के हितों की रक्षा नहीं करता। वो मन बना चुकी है कि वो 2022 में सर एक भारतीय सवाल जनता है मेरा, पार्टी को साधु उत्तराखंड संतों से की ऊपर नाराजगी फेंकेगी। पहले थी, साधु संतों की नाराजगी थी, देवस्थानम बोर्ड भंग करने का काम किसने किया? इसके अलावा अभी हमने ये भी देखा कि हर घर जल नल योजना जो चल रही है उसका कई लोगों को फायदा मिला है। इसके अलावा हमने एक्सप्रेसवे भी देखे हैं, देहरादून से और दिल्ली की दूरी अब जो है कम हो जाएगी, ऑल वेदर रोड भी इन्हीं के नाम पर है। तो ये जो तमाम उपलब्धियां इनके नाम पर हैं, इसे जनता कैसे नजरअंदाज कर देगी? देखिए, दैनिक रोजमर्रा की चीजों में जी जिस तरह की बढ़ोतरी है उससे लोग त्रस्त हैं। युवा रोजगार से त्रस्त हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है। व्यापारी इनके गलत जीएसटी और जो नोटबंदी के कारण जो व्यापारियों में दिक्कतें रही, जो किसानों ने महंगाई और रोजगार आपके किसान हिसाब से बड़ा खोए। मुद्दा रहने वाला है। सूरज जी समय की बहुत कमी है, जल्दी से आपका मैं इस पर जवाब चाहूंगी। किसानों ने देखिए, जो पहली बात तो मैं आपको ये खोए, बताऊं वो कि इनके इस समय पक्ष जो में चुनाव आने हो रहा है, कभी इस चुनाव नहीं में आने निश्चित वाले। तौर पर हमारा तो जो संगठन है उत्तराखंड की वो बूथ त्रस्त स्तर है, तक का संगठन है। त्रस्त है, हमारे बूथ के किसान अंदर भी त्रस्त है, पन्ना प्रमुख तक का आम संगठन आदमी है। त्रस्त है। और हम लोग अपनी संगठनात्मक ताकत और मोदी जी का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश के अंदर धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मदन कौशिक जी, हम सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर जो हमने 5 वर्षों में इस प्रदेश के लिए काम किया है उस काम को भी हम जनता के सामने रखेंगे, रख भी रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे मैंने कहा कि विजय संकल्प रैली में जिस तरह से 7-8 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उत्तराखंड के 80 लाख मतदाता इस प्रदेश के अंदर हैं, तो इससे मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से इस प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। आपने जिक्र किया दिल्ली देहरादून सड़क का, अभी तो 2 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात नीतीश जी ने खटीमा में की थी 4 दिसंबर को कि भाई हमारी अभी भारत माता प्रोजेक्ट के तहत जो बॉर्डर्स की रोड है वो सारी रोड हमारी बननी है। हमारा टनकपुर से लेकर के बागेश्वर का रेल प्रोजेक्ट हमारा बनना है, हमारे मेडिकल कॉलेज बनने हैं, हमारे एजुकेशन के कई हब बनने हैं। तो ये सब में जो है कि ये सब पाइपलाइन पे काम है। ये आने वाले 2025 के लिए हमने जो जब उत्तराखंड रजत जयंती में होगा तो उसके लिए ये पूरी प्लानिंग हम लोगों ने की है। मैंने कहा ना कि घोषणा पत्र हमारा जो बनेगा, हमने जो सुझाव पत्र के रूप में जो हमने पेटी उस पर रखी है अपनी एलईडी में, प्रसन्न भाई कह रहे थे कि आप प्रचार क्यों कर रहे हो, देखो डेमोक्रेसी का चलिए सर, अब ये सत्ता परिवर्तन की परंपरा को आप कैसे तोड़ पाते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड चुनाव के मुहानों पर इस समय खड़ा हुआ है, तमाम जो दल है वो अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या तीसरे मोर्चे के तौर पर आम आदमी पार्टी इस बार बनकर उभर पाएगी या फिर सत्ता परिवर्तन की परंपरा बीजेपी तोड़ देगी या कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा। ये तमाम सवाल बरकरार हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।